नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों के साथ कोई नहीं करेगा समझौता। किसानों के हित को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। साथ ही कहा, व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को तैयार। पीएम मोदी ने हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की जन्म शती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। डॉक्टर स्वामीनाथन के कृषि क्षेत्र में बड़े योगदान को किया याद। कहा, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का एमएस स्वामीनाथन ने चलाया था अभियान। उत्तरकाशी के धराली में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी। सुबह से अब तक कुल 44 लोगों को बचाया गया। मातली से हर्षिल के बीच शटल सेवा शुरू। सीएम धामी की रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर। संसद में नियमों का हवाला देकर पक्ष विपक्ष में बिहार एसआईआर मुद्दे पर गतिरोध जारी। दोनों सदन में आज भी खेल और समुद्री व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। और 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को भारत ने बताया अकारण और तर्कहीन। कहा, बाजार पर आधारित है तेल का आयात। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा हर जरूरी कदम। और यहां बड़े और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी यह खबर है। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका यहां मिलता हुआ। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहते अपने घर से जला हुआ कैश मिलने के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग की थी। इसके साथ ही जस्टिस वर्मा ने तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की उन्हें पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई सिफारिश को भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका एंटरटेन करने लायक ही नहीं है। तो जस्टिस वर्मा को यहां बड़ा झटका मिलता हुआ। जस्टिस वर्मा की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई। सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है। जो याचिका उन्होंने दायर की थी उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दी है कि ये याचिका एंटरटेन करने के लायक ही नहीं है। जस्टिस वर्मा ने जो इंटरनल कमेटी थी जांच की, उस पर कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता यहाँ जुड़ गए हैं। अश्विनी, सुप्रीम कोर्ट से यहां बड़ा झटका मिलता हुआ जस्टिस यशवंत वर्मा को। मुश्किलें बढ़ती हुई यहां दिख रही हैं यशवंत वर्मा की। अब अगर देखें तो ये अपने आप एक अभूतपूर्व मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति की रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। ये याचिका इससे पहले जब लिस्ट हुई थी तो जस्टिस गवई थे, उन्होंने इस याचिका का सुनवाई इसलिए अलग कर दिया गया था कि जस्टिस वर्मा के चयन की जो कोलेजियम कमेटी थी उसमें वो सदस्य थे। नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीडी नसीर की पीठ ने आज स्पष्ट तरीके से कहा कि जस्टिस वर्मा की इस याचिका में कोई भी दम नहीं है, किसी भी तरीके से ये एंटरटेन करने लायक नहीं है। उन्होंने जब दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे और उनके घर पर जो जला हुआ कैश मिलने का मामला था और जो इलेक्शन हाउस आंतरिक समिति थी उसकी रिपोर्ट को अमान्य करार करने की मांग की थी, एक मांग ये थी। दूसरी, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे संवैधानिक पक्ष उठाए थे जिस आधार पर वो रिलीज चाह रहे थे। उनका स्पष्ट तरीके से कहना था कि किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया संविधान द्वारा विहित जो आर्टिकल 124 और 218 में जो विहित प्रक्रिया है उसके तहत महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ही उसे हटाया जा सकता है। इन हाउस कमेटी की इस तरीके की रिपोर्ट जो है कहीं न कहीं अल्ट्रा वायलेंस है और साथ ही साथ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि किसी भी तरीके के जांच रिपोर्ट के आधार पर
रिकमेंडेशन किया जाना महाधियोग के लिए, ये कहीं ना कहीं संविधान की धारा में किसी भी जज को हटाए जाने वाली प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है उससे विपरीत है। लेकिन इससे पहले अगर देखें तो स्पष्ट तरीके से जो जजेज इंक्वायरी है 1968 का है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है CW अय्यर और जस्टिस AM भट्टाचार्य के मामले में स्पष्ट तरीके से कहा गया था कि प्रूव मिसबिहेवियर और बैड कंडक्ट इनके बीच के गैप को फिल करने के लिए अगर किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर है, प्रूव मिसबिहेवियर है और साथ ही साथ बैड कंडक्ट, कदाचार का जो मामला होता है, कदाचार के मामले पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। तो मिसबिहेव और साथ ही साथ कदाचार या बैड कंडक्ट इनमें अंतर करते हुए स्पष्ट तरीके से 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि इस दोनों चीजों के बीच में जो बारीक अंतर है उसको फुलफिल करने के लिए कमेटी का गठन किया जा सकता है। उसी तरह की एक कमेटी का गठन किया गया था जिस कमेटी ने रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से कहा था कि जो जस्टिस वर्मा का आउट हाउस है, जहां पर जब कैश मिले थे, जहां पर जब नोट मिले थे, यह स्पष्ट तरीके के इस बात से प्रमाण है कि वहां उनके परिजनों का आना जाना लगातार रहता था। जस्टिस वर्मा का ये फील था कि आउट हाउस में रखा हुआ वो कैश है, उससे संबंधित उनका कोई लेना देना नहीं, उस कैश से या उस वहां पर रखी हुई किसी भी चीज से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जांच कमेटी ने उस तरीके से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उस आउट हाउस में परिजनों का आना जाना स्पष्ट तरीके से ये स्पष्ट होता है और स्थापित होता है कि लोगों की जानकारी में था या लोगों का आना जाना था। ये पूरा का पूरा मामला रिपोर्ट से बहुत बड़ा झटका है जस्टिस वर्मा के लिए, जो कि न्यायिक अधिकार के तहत अपना एक लीगल रेमेडी और लीगल रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में थे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ने और साथ ही साथ CBI ने वहां से ये पार्लियामेंट को ये पत्र लिखकर इनके खिलाफ महाभियोग लगाने की प्रस्तुति कर दी है और महाभियोग लगाने की भी प्रक्रिया कहीं कहीं संवैधानिक तरीके से चल रही है, तो बहुत बड़ा जीवन झटका है जस्टिस वर्मा के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने कानूनी तरीके से और साथ ही साथ लीगल रेमेडी किया है इस पर कहीं ना कहीं अब विराम लगेगा। अश्विनी, क्या अब जस्टिस यशवंत वर्मा के पास अपने बचाव के लिए विकल्प कोई बचता है या उनको आगे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? अश्विनी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ रही हैं, को चैलेंज करना और जांच कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज करना और जो भी लीगल ग्राउंड उन्होंने लिए थे कि महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ही हाईकोर्ट जस्टिस को हटाया जा सकता है, इन सारे बिंदुओं पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट की जज पीठ ने कहा है तो कानूनी व्यवस्था के सामने समाप्त होता दिख रहा है। तो हमारे संवाददाता अश्विनी हमें अभी तक ये जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका मिला है। जो याचिका उन्होंने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दी है। यहाँ जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी है कि जो याचिका जस्टिस वर्मा ने दायर की है वो एंटरटेन करने लायक ही नहीं है। अब आगे बढ़ लेते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति जैव खुशहाली का मार्ग प्रोफेसर स्वामीनाथन के सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के प्रति आजीवन समर्पण को प्रदर्शित करता है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया। आइए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर किन बड़ी बातों का जिक्र किया। किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि किसान हित से कोई समझौता नहीं होगा, फिर चाहे उनको व्यक्तिगत रूप से कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। पशुपालकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, यानी किसानों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए, पशुपालकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारे लिए सर्वोपरि हैं। मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ भी कोई समझौता नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी तो भी मैं इसके लिए तैयार हूं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्धता जताई है। किसानों की ताकत देश की प्रगति का आधार है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके साथ साथ किसानों की आय के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार लगातार जोर लगा रही है और इसके तहत नीतियां भी बना रही है। खेती पर खर्च कम करना और आय के स्रोत बढ़ाना, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। किसानों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है जिसे किसान अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को समर्पित एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक टिकट भी जारी किया। स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर आडेनले को पहले पुरस्कार भी प्रदान किया। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विकासशील देशों के उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति विकास, जमीनी स्तर पर सहभागिता या स्थानीय क्षमता निर्माण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार और कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जलवायु न्याय, समानता और शांति को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। पीएम ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरनमेंट की, धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक और अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स जैसे आइडियाज को बढ़ावा दिया। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक विज्ञान और किसान नहीं मिलेंगे तब तक खेती सही दिशा में नहीं चलेगी। विज्ञान और किसान जब तक नहीं मिलेंगे तब तक खेती सही दिशा में चलेगी नहीं। और उन्हीं की प्रेरणा से एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं आज भी। उसमें एक आधुनिक कृषि चौपाल और दूसरा विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, जिसमें 2170 टीमें वैज्ञानिकों की 64,000 से ज्यादा गांव गई और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद किया। मैं आज केवल अंत में इतना कहना चाहता हूं, हम प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे कि जहां तक भारत का सवाल है, आज हम राइस के मामले में सरप्लस है
रखने की जगह नहीं है। गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम हो रहा है। अब देश में कोई भूखा नहीं है। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातों का जिक्र किया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए तो एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और उन देशों को ये इशारा करती है जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में भारत में एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन भारत उसके लिए तैयार नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री ने बिना जिक्र किए उन देशों का दो टूक सुना दी कि पशुपालकों हों, डेयरी किसान हों या हमारे किसान हों, उनके हित हमारे लिए, भारत के लिए सर्वोपरि है और उसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, व्यक्तिगत रूप से वे तैयार है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का बयान है वो बहुत निहितार्थ लिए हुए है और जो जानकार हैं वो इसे संदेश मानते हैं दो स्तर पर। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश है कि भारत के साथ कोई भी द्विपक्षीय व्यापार को लेकर जो समझौता होगा उसमें भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा। किसानों के, पशुपालकों के और मत्स्य पालकों के जो हित हैं वो सर्वोपरि होंगे, क्योंकि बीते 10-11 वर्षों में भारत ने जो कदम उठाए हैं उनको सशक्त बनाने का, खेती बाड़ी बेहतर करने का, उसके नतीजे अब दिख रहे हैं। चावल में हम सरप्लस हैं, आज बताया ही गया। गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं, दलहन तिलहन में हम आगे बढ़ रहे हैं, सिंचाई सुविधाएं बेहतर हुई हैं, फसल विविधीकरण में हमने काम किया है, फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल हो, रासायनिक फर्टिलाइजर का, हम पोषक तत्वों वाला जो हमारी जो खाद हम तैयार करते हैं उसका इस्तेमाल हो, इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। और अब जब दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में बहुत बड़ा बाजार है और भारत के तमाम कृषि उत्पाद, उसकी मांग दुनिया में बढ़ रही है, तो जो द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बात है, अमेरिका से इसको लेकर बड़ी चर्चा हमने बीते कुछ दिनों में, महीनों में देखी थी, टैरिफ से पहले। और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कहना बिना नाम लिए हुए कि किसानों का जो हित है वो सर्वोपरि है, ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि कोई भी देश ये न समझे कि भारत अपने हितों से समझौता करके कोई समझौता, द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने जा रहा है। ऐसा कतई होने नहीं जा रहा है। भारत हमेशा अपने किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों के हितों को सर्वोपरि रखेगा। तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं उस ओर इशारा करती है। कृषि कल्याण, खेती बाड़ी के कल्याण, आज हमारा एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज हम देख रहे हैं कि मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। आज हम देख रहे हैं कि किसानों की जो आय है वो बढ़ाने के साथ साथ उनकी इनपुट लागत कम करने के लिए सिंचाई की सुविधाएं बेहतर हुई है। तो अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम अपने बाजारों को अगर कभी भविष्य में खोलेंगे भी कृषि के मामले में, तो ये सुनिश्चित करेंगे कि किसानों के हित सर्वोपरि रहे, क्योंकि तमाम देशों में हमारे कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ रही है। भारत के आम हो, भारत के तमाम जो कृषि उपज हैं उनकी हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों में बहुत डिमांड है। मसालों की तो बहुत वर्षों से हम जानते हैं कि दुनिया भर में डिमांड होती रही है। तो ये बहुत स्पष्ट संकेत है दुनिया के देशों को, और भारत में किसानों को आश्वासन है, भारत में पशुपालकों को आश्वासन है, भारत में दुग्ध उत्पादकों को, मत्स्य पालकों को यह आश्वासन है कि उनके हितों को सबसे ऊपर रखा जाएगा और उनको सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कदम उठाए हैं वो लगातार उठाए जाते रहेंगे। और किसी को भी अगर शक का सुभाव है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट छपती रहती है कि नेगोशिएशन क्या हो रही है, लोग जानना चाहते हैं, उस पर बहुत सारी रिपोर्टिंग होती है, तो उनको भी ये संदेश है कि आप स्पष्ट तौर पर समझ लें कि भारत के लिए उनके किसानों के हित, उनके मत्स्य पालकों के हित, उनके पशुपालकों के हित सबसे ऊपर है। किसी भी समझौते को करते वक्त इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार का जो रुख है वो तो स्पष्ट कर दिया है, लेकिन पीछे भी अपने दर्शकों को ले जाना चाहेंगे, क्योंकि आज से अगर 10-11 साल पहले की बात करें तो कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से इन 11 सालों में प्रगति हुई है, अभूतपूर्व प्रगति हुई है, आज भारत ताल ठोक के ये बात कह सकता है कि विकसित भारत के विजन के साथ भारतीय कृषि क्षेत्र और हमारे किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वैश्विक पटल से अगर कोई चुनौती मिलती है तो भारत उसका करारा जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, अगर 10-11 साल पहले पहुंचे और थोड़ा और पहले चले जाए तो 2009 के आसपास एक ऐसी स्थिति बनी थी जब हमने देखा था कि चीनी का आयात करना पड़ा था।
और दुनिया के जो वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतें बहुत ऊपर हो चली गई थी और भारत में भी एक तरह से देखें तो चीनी की कीमतों को लेकर एक हाहाकार मचा था। तब से लेकर आज तक अगर आप देखें जो सुधार हुए 14 के बाद, विशेष तौर पर आज हम चीनी के मामले में कभी आपने सुना नहीं होगा कि हमने कभी आयात किया है और हम इतनी ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं कि इथेनॉल में हम देख रहे हैं इतनी प्रगति हमने की है। 20% इथेनॉल मिलाने का जो हमारा लक्ष्य है, हम समय से पहले पेट्रोल में जो मिलाने का लक्ष्य है वो पूरा कर रहे हैं। किसानों को उससे आय बढ़ रही है और एक विकल्प मिल रहा है। हमारा आयात बिल पेट्रोलियम उत्पादों का उससे कम हो रहा है। अब आते हैं अनाजों पर। आप देखिए दलहन और तिलहन, इनका हम आयात करते हैं, लेकिन दलहन गांव और दलहन तिलहन को लेकर प्रोत्साहन नीतियां बनाकर दरअसल उसमें उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब बिल्कुल दलहन हमें आयात की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारा टारगेट यही है, लक्ष्य यही है कि हम दलहन और तिलहन के मामले में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। जैसे गेहूं के मामले में हो चुके हैं, चावल में तो हम सरप्लस हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी बात यह है कि किसानों के जो नगदी फसलें जिन्हें बोलते हैं, जिसे हमने गन्ना की चर्चा की, अगर हमने बनाना केला की चर्चा करें, आम जैसी जो बागवानी फसलें हैं, या फिर जो आप देखें मसाले और जो अन्य उत्पादन है, उनमें हमने देखे कितना सुधार किया। या फिर अगर आप चले जाएं ऑर्गेनिक, अगर देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में सुधार और प्रगति दोनों देखने को मिल रही है। और अगर चुनौतियां आती भी हैं किसी देश की तरफ से, तो भारत तैयार है और उसके उत्पाद भी तैयार है। और जिस तरीके से भारत लगातार प्रगति कर रहा है कृषि क्षेत्र में, साफ तौर पर दिखाता है कि हम आत्मनिर्भरता के पड़ाव पर आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी संसद के मॉनसून सत्र की। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और लगातार जब से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, तब से बिहार SIR का मुद्दा दोनों ही सदनों में गरमाया हुआ है। आज भी इस पर हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार बिहार SIR को मुद्दा बनाकर हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से कामकाज लगातार बाधित हो रहा है। विपक्ष के भारी शोर शराबे की वजह से सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वही बात अगर राज्यसभा की करें तो दोपहर 2 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी गई है। तो दोनों ही सदन इस समय कुछ देर के लिए स्थगित किए गए हैं और ये स्थगन हुआ है बिहार SIR मुद्दे पर विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा जारी रखने के बीच। तो इस समय हम देख रहे हैं कि विपक्ष और सरकार के बीच बिहार SIR मुद्दे को लेकर लगातार गतिरोध जारी है। और आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार SIR को मुद्दा बनाकर हंगामा शुरू किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई लोकसभा की 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ रहा है। आज भी आसार जताए जा रहे हैं कि दोनों ही सदनों में हंगामा जारी रहेगा। और आपको बता दें कि राज्यसभा स्पीकर ने सदन का समय बर्बाद करने पर नाराजगी भी जताई है। आपको बता दें कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला लगातार कहते रहे हैं कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दिया जाए। इससे पहले भी हमने देखा था कि बिहार SIR के मुद्दे को लेकर सभी दल के नेताओं की एक बैठक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई थी, जिसके बाद ये तय किया गया था कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा। जिसके बाद भी सदन में लगातार गतिरोध जारी है। और बता दें आपको कि राज्यसभा में स्पीकर ने सदन का समय बर्बाद करने पर नाराजगी जताई है। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कहना है। Honorable members,
वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 180 स्टार्ट क्वेश्चंस, 180 जीरो आवर सबमिशंस, 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। तो आप सुन रहे थे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी को, जो ये कह रहे थे कि सदन का समय लगातार विपक्ष द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने नाराजगी जताई, उन्होंने बताया तथ्यों के जरिए कि कितना समय इस समय बर्बाद किया जा चुका है। जो विधेयक पेश और पारित करने के लिए रखे जाने थे वो भी रखे नहीं जा रहे हैं। लगातार कामकाज बाधित हो रहा है। इस समय हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधा रुख करेंगे और उनसे पूछते हैं कि अभी सदन का अगर कार्यवाही की बात करी जाए, कामकाज की बात किया जाए, तो लगातार निशांत हम देख रहे हैं यहाँ बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर आखिरकार विपक्ष की तरफ से मांग अब क्या की जा रही है? देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष का कहना है कि सदन में इसको उठाया जाए और सरकार इस पर जवाब दे, जो कि पूरी तरीके से सरकार इस विषय में कह चुकी है, चूंकि चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है और जो है चुनाव आयोग जो अपनी संवैधानिक जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पहले यही विपक्ष जब इस सत्र की शुरुआत हुई थी तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से हंगामा कर रहा था और सरकार ने उसके बाद जो चर्चा कराई, उसके बाद विपक्ष जो है बैकफुट पे आने लगा और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान ही विपक्ष जो है मांग करने लगा कि एसआईआर पर चर्चा की जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, किसी भी हालत में सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन शायद विपक्ष ने यह कर दिया है कि केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, ये सूरत नहीं बदलनी चाहिए। और इसी तरीके से विपक्ष का जो रवैया है वो सदन में नजर आ रहा है और लगातार जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित हो रही है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लोकसभा और राज्यसभा लगातार अड़चन की जा रही है और विपक्ष जो है वो हंगामा किए जा रहा है एसआईआर के मुद्दे पर। जबकि खुद एसआईआर की अगर बात की जाए तो जिस बिहार से इसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है, उस बिहार में जो सबसे बड़ा नेतृत्व करता है आरजेडी और उसके जो नेता है तेजस्वी यादव, खुद 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में संदेह के घेरे में और चुनाव आयोग लगातार उनको नोटिस दे रहा है और चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच करता हुआ भी नजर आ रहा है। और ऐसे में एसआईआर को दिल्ली में मुद्दा बनाकर सदन की कार्रवाई बाधित करवा देना, ये सवाल उठाता है विपक्ष किस तरीके से, किस रवैये को अपनाकर आगे चल रहा है। और चाहे स्पीकर की बात की जाए, चाहे उपसभापति की बात की जाए, दोनों का लगातार यही कहना है कि जनता देख रही है और जनता के प्रति जो चुनकर लोग आए हैं उनकी जवाबदेही है। राज्यसभा में जो लोग आए हैं उनकी जवाबदेही है, लेकिन उस जवाबदेही को जो तमाम प्रतिनिधि हैं नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी आज क्या किसी सांसद से बात हुई पक्ष विपक्ष से? उनका क्या तर्क आ रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं इस समय? देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर जो विपक्ष है उसका कहना है कि चर्चा कराई जाए और जो अगर बात की जाए चाहे स्पीकर की चाहे उपसभापति की, दोनों का कहना है कि चर्चा नियमानुसार होगी। इस तरीके से विपक्ष बार बार दबाव नहीं बना सकता है और चूंकि चुनाव आयोग का मामला है, संवैधानिक इकाई है चुनाव आयोग और वो अपना चुनाव जो कार्यक्रम है उसको काम को कर रही है और ऐसे में इसमें सदन में चर्चा होना उचित नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस मांग को किए जा रहा है। इसके अलावा अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष का कहना है कि महत्वपूर्ण बिल लगातार पेंडिंग जा रहे हैं और जैसा कि उपसभापति ने बताया कि कितने सवालों के जवाब नहीं हो पाए और कितना काम बाधित हुआ, इसी तरीके से लोकसभा में भी काफी काम बाधित हो रहा है। लेकिन विपक्ष अपने अड़ियल रवैये पे अड़ा हुआ है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जो पूरा मानसून सत्र है, हंगामे की जो भेंट चढ़ रहा है, आखिर कब तक विपक्ष जाके रुकेगा। और इसको लेकर आज अहम बैठक भी इंडी ब्लॉक की होनी है, राहुल गांधी के साथ बैठक होनी है और विपक्ष इस पर अपनी रणनीति भी तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि नियमानुसार चलिए, हर मामले पर जो चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर एसआईआर के मुद्दे पर सदन में हंगामा करने का मूड नजर आ रहा है। तो अगर आज की बात भी की जाए, जब लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, तो माना जा रहा है कि आज भी हंगामे के आसार रह सकते हैं और जो महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश और पारित करने के लिए रखे जा सकते हैं उनमें क्या क्या शामिल है? आज अगर कार्यसूची की बात की जाए तो विधायी कामकाज की बात की जाए तो क्या क्या जनहित के मुद्दे हैं, विधेयक हैं जो आज सूचीबद्ध है? निशांत,
देखिए, अगर बात की जाए राज्यसभा की तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट मणिपुर का आना है, इसके अलावा भी बंदरगाह से जुड़ा विधायी कार्य आना है। ये तमाम विधेयक हैं जो आज राज्यसभा में आने, इसी तरीके से लोकसभा में महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं, लेकिन अभी तक जो है उम्मीद कम नजर आ रही है। 12 बजे का इंतजार करना होगा। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष से संपर्क कर रहा है और सदन चलाने का आग्रह कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष इस आग्रह को मानता है या नहीं। बिल्कुल निशांत, प्रश्नकाल बेहद ही महत्वपूर्ण समय होता है लोकसभा का 11 से 12 बजे तक के लिए, जो इस हंगामे के भेंट चढ़ गया। और प्रश्नकाल में वो मुद्दे उठाए जाते हैं जो जनता से सरोकार रखते हैं। ऐसे में प्रश्नकाल के लिए लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कहते हैं कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए, सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए। फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, आज भी हंगामे के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। फिलहाल निशांत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी गैंग स्क्वाड ने नकली लाइफ सेविंग दवाओं का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। इस ऑपरेशन में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें गैंग का सरगना राजेश मिश्रा भी शामिल है। गिरोह देश के कई हिस्सों में फैला है, जो अपना गोरख धंधा मुरादाबाद, देवरिया, गोरखपुर, पानीपत, जींद, बद्दी और सोलन में चला रहा था। गिरोह द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन, जीएसके, एल्केम जैसे मशहूर कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं तैयार की जाती थी। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल जितेंद्र को इनपुट मिला कि नकली दवाओं की एक बड़ी खेप दिल्ली लाई जा रही है। इस इनपुट पर 30 जुलाई 2025 को सिविल लाइंस के पेट्रोल पंप पर जाल बिछाया गया। जैसे ही उत्तर प्रदेश नंबर वैगनार कार वहां पहुंची, उसे रोका गया। कार में बैठे मोहम्मद आलम और मोहम्मद सलीम निवासी मुरादाबाद के पास से भारी मात्रा में नकली अल्ट्रासेट और ऑगमेंटिन की गोलियां मिली हैं। बात अब कर लेते हैं उत्तरकाशी की। जिस तरीके से प्रकृति का प्रचंड रूप यहां देखने को मिला है और धराली में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसके बाद अब उबरने के लिए युद्ध स्तर पर, कार्यस्तर पर जारी है काम। उत्तरकाशी में बादल फटने की बड़ी घटना के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन उत्तरकाशी के धराली में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रहे हैं। आज धराली हर्षिल से सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक कुल 61 लोगों को हेलीकॉप्टर से आईटीबीपी मातली शिफ्ट कर दिया गया है, जहां से उन्हें अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें अभियान में जुटी हैं। बचाव अभियान में सुरक्षित लौटी महाराष्ट्र के जलगांव की अनामिका मेहरा ने रेस्क्यू दलों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि धराली आपदा का मंजर बेहद डरावना था, लेकिन सबके प्रयास से लोग सुरक्षित वापस आ रहे हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे। अगले दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव कार्यों पर एनडीआरएफ के डीआईजी गंभीर सिंह चौहान ने कहा कि हमारे पास 4 टीमें हैं, लेकिन सभी सड़कें अवरुद्ध और क्षतिग्रस्त होने के कारण वे धराली नहीं पहुंच पाए हैं। कल 35 कर्मचारी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे। अब ये जो धराली में आपदा आई है, उसके लिए हमारी टीमें लगभग 4 टीमें हैं, लेकिन चूंकि रास्ता जैसा सबको मालूम है कि सड़क टूटी होने की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन कल जो हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से 35 लोग पहुंच चुके हैं, और अभी हमारे जो मॉर्निंग से आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स जाने शुरू हैं, उसमें हमारे लोगों की आवागमन शुरू हो गई है। साथ ही वहां पर जो कम्युनिकेशन का इशू था, आज सुबह ही हमारा जो एक क्यूडीए होता है उसने भी काम करना शुरू कर दिया। कुछ सैटेलाइट फोन भी हमारे वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। बाकी वहां पर पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी इवन स्थानीय लोग काफी मिलकर इस आपदा का सामना करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
धराली गांव त्रासदी से उबरने की कोशिश में जुटा हुआ है। प्राकृतिक आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम बचाव अभियान में परेशानी बना रहा। मलबे के कारण काफी परेशानी हो रही है। इस बीच एसडीआरएफ के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं के साथ टीम आने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आएगी। तो इस समय देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और इस समय राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सभी टीम्स ने बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया है। एक डेड बॉडी रिकवर हुई है। मलबा काफी है, 50 फीट से ज्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हमारी जो टीम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ आनी है, मुझे उम्मीद है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तेजी आएगी काम में। और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, कल आईटीबीपी की जो कंपनी यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने वहाँ से काफ़ी लोगों को, फंसे हुए लोगों को जो कपांग में पोस्ट है वहाँ शिफ्ट किया है। इसके अलावा जो आर्मी की यूनिट है, उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ से जो फंसे हुए थे हर्षिल में वहाँ पर शिफ्ट किया। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम हमारी गंगोत्री में थी, उन्होंने कुछ लोगों को गंगोत्री शिफ्ट किया। तो सभी एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही हैं। और जो भी वहाँ पर मलबा इकट्ठा है उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम है, इसलिए थोड़ा सा अभी समय लग रहा है। उत्तराखंड के भटवारी में प्रभावित क्षेत्र से धराली के रास्ते में जो सड़क टूटी है, उसके कुछ दृश्य ड्रोन से शूट किए गए हैं। वो तस्वीरें आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ हमारी बचाव एजेंसियाँ किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। यहाँ से बड़े बड़े बोल्डर मशीन के जरिए हटाए जा रहे हैं। तो ड्रोन से ली हुई ये तस्वीरें, जहां दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय युद्ध स्तर पर जारी है। सड़क संपर्क मार्ग को सुचारू रूप से एक बार फिर लाने के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। कई चुनौतियां यहां सामने आ रही हैं, लेकिन इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और धराली को एक बार फिर खड़ा करने के लिए सभी टीमें अपने तौर पर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। धराली क्षेत्र में खीरगंगा से आई भीषण आपदा ने गांव और बाजार को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया है। हमारे संवाददाता रेनू उप्रेती से बात करते हुए वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के निदेशक और भूवैज्ञानिक डॉक्टर विनीत गहलोत ने आपदा की वजह बताई। पहाड़ एक बार फिर से करहा उठा है। उत्तरकाशी जिले के धराली में प्रकृति कहर बनकर टूटी है। कितने लोग इसमें लापता हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, इसके आंकड़े अभी तक नहीं निकल पाए हैं, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू वहां पे चलाया जा रहा है। हालांकि उसको करने में भी चुनौती आ रही है। इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए इस समय हम मौजूद है वाडिया इंस्टीट्यूट में। हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और भू वैज्ञानिक विनीत गहलोत जी मौजूद है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? जो कॉज है, उसका कारण है, वो शायद अभी तक उसके बारे में हम लोग केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि ये आपदा उसकी वजह से हुई है। तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कई सारे संभावित वो हैं, कारण हैं। अक्सर लोग क्लाउड बस्ट की बात कर रहे हैं, वो एक ज़रूर एक बात है, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लैंडस्लाइड की भी बात करते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड का इलाका है वो। ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स लेक हैं, तो ग्लेशियर का टूटना या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जिसे कहते हैं, वो तो 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब तक कि या तो कोई सैटेलाइट इमेज हो उससे पहले की और उसके बाद की, या जब तक कि हम लोग वहाँ पे जाके ना देखें, तब तक इसके बारे में थोड़ा कहना ठीक नहीं होगा। पहले से सैटेलाइट से प्राप्त डेटा से और भूवैज्ञानिक अध्ययन से हम पता कर सकते हैं कि क्या बादल फटने वाला है या कहीं पे कोई आपदा आने वाली है? इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं कि पूर्व चेतावनी, इसको हम अर्ली वार्निंग की बात करते हैं, और एक होती है प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेस हैं उसमें प्रेडिक्शन तो संभव नहीं है। हाँ, अर्ली वार्निंग की हम बात करते हैं कि साहब अगर कहीं पे कोई घटना हो गई है, उसका परिणाम कहीं दूसरी जगह जाके थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा, तब हम उसको अर्ली वार्निंग की बात करते हैं। जितने भी रडार हैं जो इसमें काम आते हैं, या जो भी
सेटेलाइट इमेजेस हैं जो मौसम विभाग हमारा यूज़ करता है, तो वो लोग बता सकते हैं कि कहाँ बारिश ज़्यादा हो सकती है, कहाँ कम हो सकती है। लेकिन ये एकदम ये बताना कि साहब इतने यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो जाएगा कि मतलब इतने कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं रेणु प्रीति, कैमरा पर्सन विकास वशिष्ठ के साथ, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून। अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही देश के कई हिस्सों में मानसून और अधिक सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त तक महाराष्ट्र में भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं बात दिल्ली एनसीआर की करें तो आज से 9 अगस्त तक बहुत हल्की बारिश की संभावना यहां जताई जा रही है। उमस भरी गर्मी से जूझ रही दिल्ली के लोगों के लिए ये राहत की खबर है। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार और झारखंड में भी आज से 11 अगस्त तक भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही 12 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने सतर्क रहने और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण वृंदावन स्थित प्रसिद्ध केशी घाट की कई सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन पानी के साथ आए मलबे और गंदगी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। आइए सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये खबर ये है कि यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर आते हुए हादसे में 2 सीआरपीएफ कर्मियों की मौत हो गई है, वहीं 12 घायल हुए हैं। उधमपुर में सीआरपीएफ का आपको वाहन बता दें दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जहां 2 सीआरपीएफ कर्मियों की मौत हो गई है, वहीं 12 लोगों के घायल होने की अनुमान जताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस घटना पर दुख जताया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से यह खबर है, जहां सीआरपीएफ का यह वाहन है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 12 लोगों के घायल होने की खबर है और 2 सीआरपीएफ कर्मियों को जान गंवानी पड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने इस पर अपना दुख जताया है, संवेदना जताई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर आते हुए घटनास्थल पर इस समय बचाव अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ा हादसा सामने आया है। सीआरपीएफ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और जिसमें 2 सीआरपीएफ जवानों की मौत और 12 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में ये बेहद ही दुखद घटना हुई है। कंडवा के पास सीआरपीएफ का ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 जवानों की मौत हो गई है और 12 अन्य घायल हैं भी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य अभियान शुरू कर दिया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब खुले खुशियों का खजाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका की ओर से भारत के लिए नया टैरिफ लागू करने से पहले भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है और ये नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50% हो जाएगा। भारत ने इसके जवाब में कहा है कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत की 1 अरब 40 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, जबकि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का ये कदम अनुचित, अकारण और तर्कहीन है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। और आइए अब बात कर लेते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एटा जनपद की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम कर रही हैं। इन समूह की महिलाएं मिलकर करीब 1.25 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर रही हैं। इन ध्वजों को तैयार करने से न सिर्फ महिलाओं में आत्मगौरव की भावना जागी है, बल्कि उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रभारी उपायुक्त प्रभुदयाल ने बताया कि तैयार किए गए ये सभी तिरंगे ग्राम पंचायतों और सरकारी भवनों पर लगाए जाएंगे। साथ ही आम नागरिक भी इन्हें आसानी से खरीद सकेंगे। हर घर तिरंगे कार्यक्रम अभी लगातार 3-4 दिन से लगातार चल रहा है जनपद में, और संडे को आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेश को ब्रीफ किया था और उस ब्रीफिंग को एटा की जनपद ने भी स्वीकार किया है, जिसका नेतृत्व मुझे दिया गया है। मैं लगभग 5 लाख के मुझे जो आवंटन मिला है उसके झंडे बना रहा हूँ। एक विशेष बात यह है कि मनरेगा के अंतर्गत भी ये झंडा हर घर तिरंगा कार्यक्रम समाहित हो गया है। गत वर्षों में जो हमारे 147 अमृत सरोवर और इस वर्ष के 47 अमृत सरोवर बने हैं, उन पर हम झंडारोहण करने जा रहे हैं इन्हीं गरीब महिलाओं के हाथ के झंडे का। मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम पर माता सीता के मंदिर निर्माण कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य के मंत्रियों और वरीय अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला लगातार लगा हुआ है। 8 अगस्त को मंदिर के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह भूमि पूजन करेंगे, जहां सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। इस बीच मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और डीजीपी विनय कुमार भी सीतामढ़ी धाम पर पहुंच तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं इस पर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने लोगों से इस भव्य महापर्व में शामिल होने का आग्रह किया है। भव्य तैयारी है। बिहार के सारे लोग जो भी सनातन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके लिए एक महापर्व है। इस पर्व को मनाने के लिए 8 तारीख को इसके साक्षी बनने के लिए जरूर सबके लोग आएंगे। हम लोग वही आग्रह कर रहे हैं, लोगों से लोग आएंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, अपने प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी को, इन सबों के सोच से आज एक ऐसे जगह पे और ऐसे माता के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है जो बहुत चिर परिचित मांग थी बिहार की, बिहार वासियों के लिए एक सुखद। 7 तारीख को हम लोग सामने लोगों से आग्रह किया, लोग खुद ब खुद मनाएंगे, दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि माँ सीता का जब मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है तो कितना बड़ा कार्यक्रम होगा। ये बड़ा कार्यक्रम है और आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, इसलिए दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ के ललित कला विभाग की छात्राओं ने भारतीय सेना को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा राखी अपने हाथों से बनाई। ललित कला विभाग ने जानकारी दी है कि इन राखियों को भारतीय जवानों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय डाक से भेजी जाएंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। अभी जो कश्मीर में घटना हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर जिसके तहत चलाया गया था, तो हम चाहते हैं जो सैनिक भाई हमारे सबके सिंदूर को, सब बहनों के सिंदूर को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात वहाँ पर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। हम अपनी ये राखियाँ, तिरंगा राखियाँ, ऑपरेशन सिंदूर राखियाँ, उनको बहुत ही समर्पण के साथ, प्रेम के साथ और बहुत ही अपने भाव लेकर हम सभी बहनें उनको ये समर्पित करना चाहते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है।
त्योहार को देखते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर में राखी का बाजार पूरी तरह से सज चुका है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए राखी बाजार पहुंच रहे हैं। अच्छी बिक्री से दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। इन दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर में राखी बाजार की रौनक देखते ही बनती है। दुकानों पर सजी रंग बिरंगी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बाजार में विभिन्न प्रकार की राखियां मिलेंगी, जैसे कि साधारण राखी, डिजाइनर राखी, बच्चों के लिए कार्टून राखी, धागा राखी। जैसी कीमत वैसी राखी। लोगों को ये राखियां खूब पसंद आ रही हैं। स्टोन्स वाली राखी हैं आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। मनी मैग्नेट, पायरेट, 7 चक्रा, गुड हेल्थ। तो ये राखियां हैं जो कि हमेशा ब्रदर पहन सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ आई थी और मैंने यहाँ से बहुत सारी राखियाँ खरीदी अपने भाइयों के लिए। सिर्फ राखी ना हो के मतलब इसमें बहुत यूज़फुल एंड मतलब मीनिंगफुल और मतलब इट हैज़ अ साइंटिफिक रीज़न ऑल्सो, इट हैज़ अ पर्पस ऑल्सो, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। राखी आप देखें इसमें आप कार्टून क्रिएचर से लेके मिनिएचर से लेके क्रिस्टल से लेके मतलब चांदी है, गोल्ड, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी एरिया बचा हो जिस चीज़ की राखी, क्योंकि आर्टिस्टिक लोग हैं तो वो हर टाइम कुछ ना कुछ, हर साल हम देखते हैं नया ट्रेंड कुछ ना कुछ आता है। रक्षाबंधन के नजदीक आते ही जबलपुर के विभिन्न हिस्सों में राखी की दुकानें खुल जाती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां त्योहारों का सामान आसानी से उपलब्ध होता है। गोहलपुर, सदर, मालवीय चौक जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में राखी की दुकानें देखी जा सकती हैं। दुकानदारों को भी इन दिनों का इंतजार रहता है। जो भी कोई आ रहे हैं हमारे पास, उनको हमारा प्रेजेंटेशन और गिफ्ट तो जो भी हमारे पास है बहुत पसंद आ रहा है कि उन्होंने, पहली बात है यूनिक बहुत है और ये बहुत टफ काम है, बहुत माइन्यूटली करना पड़ता है, तो सबको ये छोटी छोटी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़ी चीज़ देने से अच्छा एक छोटा गिफ्ट दें, एक हमेशा एक डेलिकेट गिफ्ट है कि आप हमेशा अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। जबलपुर के राखी बाजार में राखी के साथ साथ मिठाइयाँ, पूजा का सामान और अन्य सजावटी वस्तुएं भी आसानी से मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।